जोहार एवरीवन, दिस इज़ फ्यूचर क्लासेस और मैं सुरभि वर्मा आप सभी का हमारे आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। हमने अपने पिछले सेशन में झारखंड का सामान्य परिचय देखा और आज के सेशन में हम लोग झारखंड का इतिहास देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें झारखंड के इतिहास और यहाँ की संस्कृति के बारे में, तो इसे समझने के लिए हमारे पास दो तरह के स्रोत उपलब्ध हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अगर पुरातात्विक स्रोत की बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोतों को कहा जाता है जो कि भौतिक अवशेष होते हैं, जो हमें उत्खनन के उपरांत प्राप्त होते हैं, जैसे भवन हुए, कलाकृतियाँ, सिक्के, मुहर, मूर्तियाँ, चित्रकारी, शैल चित्रकारी या फिर पत्थर से बने कोई उपकरण, ये सभी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं या फिर इन्हें हम भौतिक अवशेष भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत उन स्रोतों को कहते हैं जो लिखित पुस्तकें होती हैं। ये पुस्तकें धार्मिक पुस्तकें हो सकती हैं, ग्रंथ हो सकते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो वो हमारे झारखंड में जब वो रिसर्च करने आते हैं उसके उपरांत वो कुछ पुस्तकें लिखते हैं, तो विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें जिससे हमें हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो उन लिखित पुस्तकों को हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानना चाहें तो हमें सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानना आवश्यक है। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें हमें किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, बल्कि हम सिर्फ उत्खनन के उपरांत प्राप्त किए गए भौतिक अवशेषों को ही आधार बनाते हैं इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब ये जो नवपाषाण काल है, इस नवपाषाण काल को भी 3 भागों में रखा गया है: ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। पुरापाषाण की बात अगर हम करें तो जो पुरापाषाण काल है, इसका जो कालक्रम होता है ये होता है आपका 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व। ये इसका कालक्रम है पुरापाषाण काल का। पुरापाषाण काल के समय लोगों को सिर्फ और सिर्फ शिकार आता था करना। पुरापाषाण काल के समय लोग शिकारी हुआ करते थे और वो शिकार करना जानते थे। इन्हें कृषि का और पशुपालन का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। कृषि और पशुपालन का ज्ञान पुरापाषाण काल में इन्हें बिल्कुल भी नहीं था। आग की जानकारी थी, परंतु आग का प्रयोग किस प्रकार करना है ये जानकारी पुरापाषाण काल में उपलब्ध नहीं थी। अगर हम बात करें कि झारखंड में पुरापाषाण काल के अवशेष कौन कौन से जगहों से मिलते हैं, तो पुरापाषाण काल में हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इत्यादि जगहों से हमें पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो पुरापाषाण काल के समय शिकार करना वो लोग जानते थे, शिकारी हुआ करते थे और कृषि और पशुपालन की जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं थी। उन्हें आग की जानकारी थी, परंतु आग का प्रयोग किस प्रकार करना है ये जानकारी पुरापाषाण काल के लोगों को नहीं थी। पुरापाषाण काल के अवशेष हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम इत्यादि जगहों से हमें पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब अगर हम बात करें मध्यपाषाण काल की, तो मध्यपाषाण काल का जो कालक्रम है वो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के
4000 ईसा पूर्व का। मध्य पाषाण काल का कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का है और मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी और इस समय के लोग पशुपालन किया करते थे। झारखंड में इस काल के जो अवशेष हैं वो अधिकतम हमें दुमका से प्राप्त होते हैं, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी और यहाँ पे दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से यहाँ के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अब अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल का जो कालक्रम था वो भी 10,000 ईसा पूर्व से शुरू हो करके 1,000 ईसा पूर्व तक का था और इस समय कृषि की शुरुआत हो गई थी। नवपाषाण काल के लोगों को कृषि भी आती थी और पशुपालन भी ज्ञात था। इस काल में आग का उपयोग भी प्रारंभ हो चुका था। पुरापाषाण काल में आग की जानकारी थी परंतु उसके उपयोग के विषय में जानकारी नहीं थी, परंतु नवपाषाण काल में आग की जानकारी के साथ साथ इसके उपयोग की भी जानकारी प्राप्त हो गई थी। नवपाषाण काल में रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल की बात की जाए तो ताम्रपाषाण काल जो है इस काल को ताम्रपाषाण अर्थात ताम्र अर्थात तांबा, पाषाण अर्थात पत्थर, ताम्र पाषाण काल यानी कि जिस काल में तांबे और पत्थर दोनों का प्रारंभ हो चुका था, यानी कि इस काल में तांबे के भी औजार बनाए जाते थे और पत्थर का प्रयोग करके भी उपकरण बनाए जाते थे। सबसे पहले मानव के द्वारा जो प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है वो है तांबा। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला धातु तांबा है और इस ताम्रपाषाण काल का जो कालक्रम है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का कालक्रम है। और हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा काल और हड़प्पा काल से पूर्व का हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात काल। हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात काल, इन तीनों कालों से संबंधित है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का जो केंद्र बिंदु था झारखंड में वो सिंहभूम था और इस काल में हजारीबाग के बाहर गंडा से 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हजारीबाग से। हजारीबाग के बाहर गंडा ग्राम से हमें 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे कांस्य युग की। तो कांस्य युग में क्या किया जाता था कि तांबा में टीन को मिलाया जाता था। जब हम तांबा के साथ टीन में को मिलाते हैं तो कांसे का निर्माण होता है और इसी कांसे का प्रयोग करके उपकरण बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे। इसलिए इस युग को कांस्य युग कहा जाता है। कांस्य युग में सबसे ज़्यादा कांसे के प्रयोग से बनाए गए उपकरणों का प्रयोग किया जाता था और कांस्य युग में असुर और बिरजिया जाति के जो लोग थे, इन्हें ही असुर और बिरजिया जाति के लोगों को ही कांस्य युग का प्रारंभकर्ता माना जाता है, क्योंकि यही असुर और बिरजिया कांसे का इस्तेमाल करके उपकरण का निर्माण करते थे। असुर और बिरजिया ही कांस्य युग के प्रारंभ करता है और यही असुर और बिरजिया लौह युग के भी उपकरणों के
प्रारंभ करता है। लौह युग में लोहे का प्रयोग किया जाता था और लोहे के प्रयोग से उपकरण बनाए जाते थे। लौह युग में जो भी उपकरण बनते थे वो मेसोपोटामिया तक पहुंचाए जाते थे। मेसोपोटामिया तक लौह युग के बने औजारों को मेसोपोटामिया तक पहुंचाया जाता था और इस युग में बनाए गए सभी औजारों को झारखंड के संपर्क से सुदूर विदेशी राज्यों तक पहुंचाया जाता था। और असुर और बिरजिया जो थे वो ये जो दोनों जनजाति है वो लौह तकनीकों का विकास करने वाली जनजाति मानी जाती है। अब हम विभिन्न पुरातात्विक अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से स्थान से हमें कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है। तो अगर हम छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र देखें तो यहाँ से हमें आदि मानव का निवास का साक्ष्य मिला है कि आदि मानव जो थे वो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास किया करते थे। इसको से हमें पत्थरों पर निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, कुल्हाड़ी, भाला, भूल भुलैया की आकृति प्राप्त हुई है। शैल चित्र की बात करें तो शैल चित्र के अंतर्गत हमें नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान के चित्रकारी प्राप्त होते हैं। इसको से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आया हुआ क्वेश्चन है कि इसको से हमें नक्षत्र मंडल और अंतरिक्ष यान के चित्र मिलते हैं जो कि शैल चित्रकारी के अंतर्गत आते हैं। पलामू या पांडु से हमें मिट्टी के कलश या मिट्टी की दीवार, तांबे का औजार, 4 पैर वाली पत्थर की चौकी बनाई जाती थी। तीनों पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं पलामू या पांडु से। पलामू किला जो कि लातेहार में स्थित है, यहाँ से हमें भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्ति मिली है। भगवान बुद्ध जो थे वो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसी मुद्रा वाली मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? पलामू किला लातेहार से। भवनाथपुर जो गढ़वा में स्थित है, यहाँ से हमें प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं, शिकार के चित्र, कहीं कहीं शिकार के जगह आखेट लिखा प्राप्त होगा, आखेट के चित्र जिसमें कि हिरन और भैंसा का चित्र बना होता है, ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? भवनाथपुर गढ़वा से। हजारीबाग के दूध पानी से हमें 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं और सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग में स्थित है, वहाँ से हमें 6ठी शताब्दी के बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रांची के नामकुम से हमें तांबे और लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। लोहरदगा से प्रागैतिहासिक काल के कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें पूर्वी सिंहभूम के बेनूसागर की, यहाँ बेनूसागर नहीं, यहाँ बारूडी दिस इज मिस्टेक है। बारूडी से हमें पाषाणकालीन मृदु भांड के टुकड़े मिले हैं और पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके मिले हैं। मटके यानी घड़ा, पक्की मिट्टी के मटके प्राप्त हुए हैं। यदि हम बात करें बेनूसागर, सिंहभूम के बेनूसागर की, तो यहाँ से हमें 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। कब्रगाह का अवशेष जो है ये हमें लूपगढ़ी से प्राप्त हुई है। तांबे का आभूषण, कब्रगाह के अंदर से हमें तांबे के आभूषण भी लूपगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। चतरा जिला के प्रतापपुर से हमें मुगल काल के कुंपा का किला स्थित प्राप्त हुआ है। कोलेश्वरी पहाड़ी या केलुआ पहाड़ी जो कि चतरा जिला में स्थित है, यहाँ से हमें हिंदू देवी देवता और जैन तीर्थंकर बुद्ध की मूर्तियाँ, सिख धर्म के गुरु नानक इस स्थान पर ठहरे थे, ऐसा साक्ष्य हमें कोलेश्वरी पहाड़ी या केलुआ पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। करुआ जो कि धनबाद में स्थित है, यहाँ से हमें बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। बाहरगढ़ा हजारीबाग जिला से हमें 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दुमदुमा जो कि हजारीबाग है, यहाँ से हमें शिवलिंग और पालकालीन मूर्तियाँ मिली हैं जो कि 8वीं और 12वीं सदी की है। तो आज के इस सेशन में हमने पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन किया। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, प्रागैतिहासिक काल क्या है
और पुरातात्विक अवशेष कौन से स्थान से कौन से अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, इसका अध्ययन हमने किया। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम ऐतिहासिक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कौन से लेखक ने और कौन से धार्मिक ग्रंथ में हमारे झारखंड राज्य को किस किस नाम से जाना गया है। तो मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।